पॉजिटिव टाइम कितना लगा T2, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो चेक करोगे T2 की वैल्यू आ गई V/a, V की वैल्यू पुट कर दो √2al/a। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई √2l/a। इसका मतलब है जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम वापस आने में लग रहा है। तो इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ब्लॉक यहां से आ जाएगा T1 टाइम में, फिर ये ब्लॉक वापस आएगा, टाइम कितना लगा। तो जब ये ब्लॉक यहां से गया और जब ये ब्लॉक वापस आया तो 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड लगा T1 प्लस T2। तो जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2√2l/a। देखो चेक करो है कि नहीं है वहां पे, इस टाइम का डबल। तो जो टोटल टाइम लगा वो हो जाएगा 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 8l/a। a की वैल्यू होगी QE/m। तो जो टोटल टाइम लगता है इस ब्लॉक को 1 कंप्लीट साइकिल में वो होगा 8ml/QE। और ध्यान ना, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी, इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। हमने काइनेमेटिक्स में ये चीज पढ़ी थी कि अगर ग्राउंड से किसी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, v वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, और फोर्सेस मेरे कैसे हैं, फोर्सेस अगर मेरे कंजर्वेटिव हैं तो उस केस में क्या होता है, जितनी स्पीड से ब्लॉक जाता था उतनी स्पीड से ब्लॉक वापस भी आता था। एक तो ये प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि वहां पे जो फोर्स था कांस्टेंट, और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। समझ में? ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ी है। और प्रॉपर्टी क्या है, एक तो प्रॉपर्टी ये थी कि फोर्स अगर कंजर्वेटिव है, ये तो वर्क और एनर्जी की प्रॉपर्टी थी कि फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो जितनी स्पीड से पार्टिकल जाता है उतनी स्पीड से पार्टिकल वापस आता है। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगता है। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसको जाने में जितना टाइम लगेगा वापस आने में भी टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। अब बताओ इस ब्लॉक को 1 कंप्लीट साइकिल में टाइम इतना लगता है। अब बताओ ये टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आंसर मेरा क्या है यहां पे, फिर से अब ये ब्लॉक यहां से यहां चलेगा, यहां से यहां ब्लॉक गया फिर यहां रुक गया। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी फिर से ब्लॉक को मूव कराएगी, फिर ये ब्लॉक यहां से आ जाएगा, फिर टाइम वही लगेगा, फिर ये ब्लॉक वापस आएगा। इसका मतलब है कि एक बार अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी तो ये ब्लॉक कंटिन्यूअसली जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। और हमेशा 1 कंप्लीट साइकिल के बीच का टाइम इंटरवल इतना ही रहेगा। तो जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं ये मोशन मेरा पीरियोडिक है। ध्यान है, ये मोशन मेरा नॉन पीरियोडिक नहीं है, ये मोशन मेरा पीरियोडिक है। क्योंकि पीरियोडिक मोशन की प्रॉपर्टी क्या थी, पीरियोडिक मोशन की प्रॉपर्टी थी कि कोई भी मोशन अगर रेगुलर टाइम इंटरवल बाद रिपीट होता है तो वो मोशन हमारा वहां पे क्या होता है, पीरियोडिक होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब नेक्स्ट वहां पे ये पूछा गया था, एक तो ये पूछा गया था ये मोशन कैसा है, तो मोशन पीरियोडिक है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा था कि 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, तो 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड ये है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था कि इस मोशन को हम क्या बोलें, इस मोशन को हम ऑसिलेटरी बोलें या सिंपल हार्मोनिक बोलें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी रीस्टोरिंग फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स या फिर नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जब भी ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब ये ब्लॉक जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स, जो भी फोर्स है यहां पे, ये फोर्स कैसा रहा है, कांस्टेंट रहा है। और फोर्स अगर मोशन के टाइम पे कांस्टेंट रहा है इसका मतलब है कि वो मोशन मेरा सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये मोशन कैसा है, तो ये मोशन पीरियोडिक है,
ऑसिलेटरी है, और ये इसकी 1 कंप्लीट साइकिल का क्या है, टाइम पीरियड है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन पुराना है, ज्यादातर बुक में भी दिया रहता है, और ये क्वेश्चन पुराने आईआईटी में पूछा जा चुका है वहां पे, है कि नहीं। अब मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आईआईटी में 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार तो अभी रिसेंटली पूछा गया है, और एक बार सब्जेक्टिव के फॉर्म में आया है। अब जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन में इस तरह से दिया था कि यहां पे वॉल है, ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड, यहां पे एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से यहां पे एक ब्लॉक हमारा कनेक्टेड है। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोल रहे हैं बी। लेकिन इस पोजीशन की प्रॉपर्टी क्या है, तो इस पोजीशन पे ये ब्लॉक मेरा रेस्ट में है, और जिस स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ब्लॉक मेरा रेस्ट में है, स्प्रिंग मेरी क्या है, नेचुरल लेंथ में है। तो इस पोजीशन पे अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो एक तो शो करूंगा नॉर्मल, दूसरा क्या शो करूंगा, mg। अच्छा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो भी सरफेस है वो सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है। जिस स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, ये स्प्रिंग आइडियल है, मासलेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक का मास m है, और साथ में ब्लॉक को चार्ज दिया गया है q। तो इस ब्लॉक का मास m है, और साथ में इस ब्लॉक को हमने चार्ज दिया है q, और ये q चार्ज मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में है। अब क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 0 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे स्विच ऑन किया। t इक्वल टू 0 पे यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, स्विच ऑन किया। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में एक तो ये पूछा गया था कि ब्लॉक का मोशन क्या होगा, ब्लॉक का मोशन क्या होगा, ये ब्लॉक का मोशन ऑसिलेटरी होगा या फिर ये ब्लॉक का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वेयर इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो दूसरा हमें बताना था कि इस ब्लॉक की मीन पोजीशन क्या है। और तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है। और शायद चौथा जो पार्ट था उसमें शायद टाइम पीरियड भी पूछा गया था। तो बेसिकली हम इसको एक केस की तरह लेके चल रहे हैं। बहुत सारी बुक में क्वेश्चन दिया होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तब बताओ, जब इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं तो ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था, है कि नहीं। अब t इक्वल टू 0 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया है। तो ध्यान रखना है, इस पोजीशन पे जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करेंगे, इस ब्लॉक पे अब क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। और ये फोर्स किसके कारण बन रहा है, ये फोर्स बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और अब अगर तुम ब्लॉक की स्टडी करते हो तो ब्लॉक के ऊपर एक तो फोर्स शो करोगे N, दूसरा शो करोगे mg, और तीसरा क्या शो करोगे, F इक्वल्स टू Q इंटू E। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स किसके कारण बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बन रहा है। और साथ में हमें मालूम है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सबसे पहले तो हम ब्लॉक के मोशन की स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखना, जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ध्यान रखना, ये पोजीशन मेरी मीन पोजीशन नहीं होगी। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में,
हमारा एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हो रहा है? हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है जिस टाइम पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया है, और जिस इंस्टेंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करते हैं उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देती है? फोर्स अप्लाई कर देती है। और फोर्स अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेरी मीन पोजीशन नहीं है। मीन पोजीशन को हमने क्या डिफाइन किया था? मीन पोजीशन वो पोजीशन थी जहां पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हो? तो इस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। हमें ब्लॉक की स्टडी करनी है। जैसे ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो प्रॉपर्टी क्या होती है? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये डस्टर है, ये डस्टर अभी रेस्ट में है, अगर मैं इस डस्टर को छोड़ दूं तो डस्टर का क्या होगा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो जैसे ही हम छोड़ते हैं तो बॉडी हमेशा नेट फोर्स के अलाउंग चलती है। तो यहां पे अगर डस्टर को छोड़ोगे तो डस्टर कहां जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो सेम चीज यहां पे, ब्लॉक पहले रेस्ट में था, जैसे इसके ऊपर फील्ड आएगी तो फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी और उसी डायरेक्शन में ब्लॉक क्या होगा? चलना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, जैसे ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मान लो ये ब्लॉक कितना आगे बढ़ गया? ये ब्लॉक बढ़ गया अभी x आगे। अब बताओ, जैसे ये ब्लॉक x आगे बढ़ेगा तो अब क्या चेंजेस आएंगे? तो अब अगर फिर से तुम स्टडी करोगे तो n होगा, mg होगा, qe होगा, और साथ में यहां पे स्प्रिंग फोर्स kx आ जाएगा। जैसे ये ब्लॉक थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसी टाइम पे स्प्रिंग इलोंगेट होगी, और स्प्रिंग अगर इलोंगेट हुई है तो उसने ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है कि नहीं? अच्छा,